चलिए तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। एनसीएफ की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीएफ की फुल फॉर्म, तो एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और हमारा जो एनसीएफ पब्लिश हुआ है वो 4 टाइम पब्लिश हो चुका है। अभी आगे पूरे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी पहले ये देख लो कि कितने टाइम जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो 4 बार जो है आपका एनसीएफ जो है वो पब्लिश हो चुका है। सभी अपने माइक ऑफ ही रखेंगे, वरना डांट मत सुनना आज मेरे से। ठीक है, बता रही हूँ पहले कि माइक जो है सभी ऑफ ही रखो, जब पूछूंगी जिससे वही आंसर्स देगा। 4 टाइम जो है ये पब्लिश हो चुका है। पूछा जा सकता है कब कब पब्लिश हुआ है, तो पब्लिश हुआ है आपका ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था। अच्छा, एक चीज और है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 4 टाइम कब कब हुआ, 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। ठीक है, 2005 में बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। अब आप बोलेंगे भाई 2019 में एक शिक्षा नीति बनी थी। ठीक है, लेकिन वो अभी तक जो है पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि होनी थी 2020 में, लेकिन 2021 में ये अभी जो है बोला गया है कि अभी हो जाएगी पूरी तरह से पब्लिश। अभी चले हुए हैं इस पे भी, है ना, तो हो जाएगी इसी साल। अभी तक जो है फिलहाल हम कब तक पढ़ते हैं, 2005 तक ही पढ़ते हैं। हमारे पास अभी तक जो है वो लास्ट का कौन सा है, 2005 का, इसीलिए हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बता दी कि 4 बार आपका हो चुका है, 1975, 1988, 2000 और 2005 में जो है आपका ये पब्लिश हो चुका है बाय एनसीईआरटी। तो आपको जो है या तो फुल फॉर्म आ सकती है या कब कब पब्लिश हुआ है वो आ सकता है, और साथ में आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। चलिए, अच्छा, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनसीईआरटी अभी बताऊंगी वो आपको। ठीक है, वो बताऊंगी। 1986 के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जो करवा रही हूँ वो कर लो, उसके बाद 1986 में क्या हुआ वो भी देखेंगे। चलिए, एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बहुत बार जो है डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। रेणुका चौहान माइक ऑफ करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी लिखी हो सकती है 4 ऑप्शंस में। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, क्या है, एजुकेशनल, एल है। ठीक है, अगर कभी वो गलत करते हैं तो इसी जगह से गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एजुकेशन लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एल है, एजुकेशनल है। ठीक है, अब जब भी नई नीति कोई भी बनती है तो आप सभी को पता है कि संसद के बारे में सभी जानते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनके लिए जो है एक एमएचआरडी होती है। ठीक है, क्या होती है, एमएचआरडी में होता है, और ये जो है क्या करते हैं, एनसीईआरटी को आगे भेजते हैं, और एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ
पब्लिश करता है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क करता है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी ने जो है जो मन किया वही कर दिया, नहीं, एनसीईआरटी कैसे फॉर्म होती है उसके लिए भी कमेटी होती है, तो उस कमेटी के बारे में देखते हैं, जिसको हम नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। ज्यादा टफ नहीं है इंग्लिश में, इसको याद रखना। और चाइल्ड डेवलपमेंट तो ऐसी होती है कि इंग्लिश में मुझे लगता है ज्यादा याद रहती है, हिंदी में जो है कुछ ज्यादा टफ शब्द भी होते हैं, ठीक है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है बनाई गई, और इसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, इसको कौन, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, चेयर्ड बाय, कौन कर रहे थे, डॉक्टर बोल रही हूँ, सॉरी, प्रोफेसर यशपाल उस टाइम, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। और इनके द्वारा जो है कॉन्सेप्ट दिया गया उस टाइम, कॉन्सेप्ट दिया गया आपका लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। इन्होंने उसी टाइम बात कर दी थी किस चीज की, लर्निंग विदाउट, सॉरी, विदाउट बर्डन, ठीक है, उसी टाइम इन्होंने बात कर रखी थी, यानी कि बिना बोझ के अधिगम, मतलब जो सीखना है, जो सीखने वाली चीजें हैं वो बिना बोझ वाली होनी चाहिए, मतलब वस्ते जो है बच्चों के कम जो है देने चाहिए। जैसे अभी आपको पता है कि अभी तो चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है इन सब चीजों को अपनाया जा रहा है कि बच्चे जो है कम बैग लेकर के जाएंगे, है ना। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े भारी भारी बैग बच्चे लेकर के जाते थे, इन्होंने उस टाइम ये बोल दिया था कि कम होने चाहिए, लेकिन आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये चीजें। तो यशपाल, डॉक्टर यशपाल जो थे वो आपके अध्यक्ष थे उस टाइम, ठीक है। एनसीईआरटी की जो आपकी कमेटी थी, एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो है दिल्ली में, और इसके 5 रीजनल सेंटर है अलग अलग जगह, 5 रीजनल सेंटर भी है, इनको एक बार सर्च कर लेना कि कहाँ कहाँ पे है, वैसे आएंगे नहीं पेपर में, लेकिन पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से एनसीईआरटी नेशनल लेवल के लिए होती है, उसी तरह से हर स्टेट में जो है स्टेट लेवल के लिए भी जो है एक जो है आपकी रहती है सुझाव के लिए, तो वो क्या होती है, SCERT, ठीक है, उसको हम कहते हैं SCERT, स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ये कौन है, रुचि, रुचि शर्मा, माइक ऑफ करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। जब भी कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा नीति बनती है तो डायरेक्ट तो लागू की नहीं जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों का, पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं पहले, ठीक है, लोग अपने सुझाव देते हैं, अगर कुछ लगता है कि गड़बड़ है तो दोबारा से उस पर जो है बातचीत की जाती है, ठीक है। तो जो आपकी एनसीएफ 2005 है हम उसको कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आए हैं जल्दी आ जाया करो, पता है ना पेपर के लिए 15 दिन बचे हुए हैं अब, ठीक है। जो लास्ट के 15 दिन और 10 दिन पढ़ता है ना पेपर, उन्हीं के निकलते हैं, पूरा साल जितना मर्जी पढ़ते रहो, 10-15 दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है वो साल भर पढ़ने का। इसलिए लास्ट के 15 डेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते ही 15 दिन है और पेपर क्रैक कर देते हैं, और कई ऐसे होते हैं पूरा साल पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं। पूरा दिन पढ़ना या पूरा साल पढ़ना जो है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। पूरा दिन आप पढ़ते रहोगे लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, फिर आप कह रहे हैं हम तो पूरा पूरा दिन पढ़ रहे थे, टेस्ट नहीं हुआ। तो चाहे आप 2 ही घंटे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जो भी आपका एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसकी शुरुआत जो होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है, हम जब उसको ओपन करते हैं तो हमें एक कोटेशंस मिलती है, ठीक है। इसकी शुरुआत एक कोटेशन से होती है, और ये कोटेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा,
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कोटेशंस दी गई है। उनके रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे है, उसमें जो है कुछ वर्ड जो है इसमें लिए गए हैं, उसी से इसकी शुरुआत की जाती है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? इनके ऐसे का मतलब है निबंध, ठीक है। इनका एक निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, उसकी जो कुछ लाइंस हैं, फर्स्ट जो लाइंस हैं, उन्हीं से जो है आपके एनसीएफ की शुरुआत की जाती है। तो वो लाइंस हैं, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशंस एंड प्रोग्रेस। हिंदी में कहेंगे सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ठीक है। इसी से जो है इनके एनसीएफ की जो है वो शुरुआत की जाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए। तो इन्होंने क्या बोल के रखा है? इन्होंने बोल के रखा है कि जो बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिविटी के थ्रू ही जो है सीखते हैं चीजों को, ठीक है। क्रिएटिविटी के थ्रू जो है खुद करके चीजों को सीखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके एनसीएफ की अगर हम बात करें, 2005 एनसीएफ जो है उसकी बात करें, तो उसमें 5 प्रिंसिपल है, यानी कि 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, 5 बेसिक प्रिंसिपल। अगर राइटिंग समझ नहीं आएगी तो बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ। एनसीएफ 2005 यानी कि मूल सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, ठीक है। एनसीएफ के 5 मूल सिद्धांत है। अब वो 5 कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 आपका फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला। सेकंड वन एक्सटर्नल वर्ड, एक्सटर्नल वर्ड। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है आज, क्यों? अब पता नहीं था कि क्लास होनी है। जब टाइम टेबल में लगा हो, अब तो 15 दिन जो है वो तो आपको क्लासेस होंगी होंगी, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट की तो क्लासेस होंगी होंगी, हो सकता है 2 भी लूंगी मैं, जब जब मेरे को टाइम मिलेगा। 1-2 दिन हूं मैं थोड़ा सा बिजी ना, क्योंकि एक तो आप सभी को कॉल्स करनी है, दूसरा जो है आपके जो है मॉक टेस्ट बना रही हूँ, तो हिंदी मीडियम में मुझे ही बनाने पड़ेंगे वो ऐप में, तो इसलिए थोड़ी सी बिजी हूँ मैं आजकल। वरना आपकी जो है 2-2 क्लासेस भी होंगी अभी एक ही सब्जेक्ट की। सार्वजनिक विकास हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक विकास, इंग्लिश में ऑल राउंड डेवलपमेंट। फोर्थ है आपका रिमूव रोट लर्निंग, रिमूव रोट लर्निंग यानी कि रटंत प्रणाली खत्म करना, रटंत प्रणाली खत्म करना। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक आई थिंक क्रिएटिव डेमोक्रेटिक, हाँ डेमोक्रेटिक ही होगा, ठीक है। वैल्यूज यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। इनको नोट कर लो, मैं इनको समझाती हूँ एक एक करके कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, एक तो बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। अगली बार तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो मैंने जो है सोच रखा है कि डायरेक्ट पीपीटी बनाऊंगी इनकी पॉइंट पॉइंट की, ताकि लिखना ना पड़े ज्यादा, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं लिखना भी। चलिए, तो फर्स्ट हमने कहा कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? पहले बताओ मुझे, सभी ने नोट डाउन कर यस लिया? मैम। यस यस मैम। ओके,
Yes, ma'am. हमने कहा कि फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, एफ, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, FEARD, ठीक है, ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, 5 तो बोले हैं उन्होंने, FEARD, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीला। अब उन्होंने जब भी आपका एनसीएफ बनाया तो क्या बोला एनसीईआरटी ने कि आपके जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है बनाया जानी चाहिए सारी सिलेबस, ठीक है। करिकुलम का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, कहते हैं लचीला होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपको सभी को पता है कोविड-19 था, ठीक है, अगर आपका एनसीएफ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती, ये प्रिंसिपल नहीं होता, तो हम जो है बच्चों के सिलेबस को कट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू बच्चों के हिसाब से जो है हम सिलेबस को कट नहीं कर सकते थे। सभी को पता था पिछले साल 12th का 10th का सभी का सिलेबस क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कट हुआ। तो लचीले का मतलब ही यही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम या सिचुएशंस या फिर आप बच्चों के अकॉर्डिंग जो उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ आप कम कर सकते हैं। क्लियर है फर्स्ट प्रिंसिपल सभी को, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे लचीलेपन का क्या मतलब है। Yes, Yes. हाँ जी मैम. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो। ओके चलिए, सेकंड है एक्सटर्नल वर्ड, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है आपका एक्सटर्नल वर्ड। अब एक्सटर्नल वर्ड का मतलब है बाहरी दुनिया। तो जब भी आपका सिलेबस बना या आपका करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया गया बच्चों के लिए, तो उसमें बात कीगी कि ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा हो बच्चा, बल्कि ऐसा जो है फ्रेम किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम बच्चों का जो आम जिंदगी में भी काम आए, ठीक है, जो आम जिंदगी में भी काम आ सके, यानी कि बाहर की दुनिया में भी आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अब मान लो कि आप जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका भी तो करिकुलम बना हुआ है ना, आपका पाठ्यक्रम है। अब हम वो ही चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो सिर्फ हम किताबों तक सीमित होगी, बल्कि अगर हम आज अगर बच्चों के बारे में इसमें स्टडी कर रहे हैं तो कल को हम जाकर के स्कूलों में जाकर के या फिर आम जिंदगी में अपने घर में अपने बच्चों को जो है इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका एनसीएफ है वो कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो है पूरी तरह से विकास होना चाहिए। जो भी उसकी डेवलपमेंट के कौन कौन से एरिया थे, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, इमोशनल, फिर आपके जितने भी एरियाज थे जो हमने फर्स्ट आपके चैप्टर में पढ़े थे डेवलपमेंट के, कहते हैं कि उनका सभी का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग का ही विकास हो रहा है, नहीं, वो पूरी तरह से जो है हर चीज में, इमोशंस में भी बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, हर चीज में उसका विकास हो सके जिन भी चीजों को वो पढ़ रहा है उससे, ठीक है। इसके बाद बात की गई है रिमूव रोट लर्निंग। बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को रटने को बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें जो है हमें दिमाग में बिठानी होती है, लेकिन हर चीज को हम नहीं रट सकते हैं क्योंकि कुछ जो है कंसेप्चुअल वेस्ट होती है। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कि आप समझो मत बस रट लो इसको, तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसको आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि एनसीएफ में इस तरह से आपका करिकुलम बनाया जाना चाहिए जिसमें जो रटने वाली जो प्रणाली है उसको खत्म कर दो, बच्चों को क्या करवाओ, प्रैक्टिकल करवाओ, ठीक है, बच्चों को क्या करवाओ, प्रैक्टिकल करवाओ, ताकि वो चीजों को समझ सके, उसमें जो है अपनी समझ को बढ़ा सके, बिल्ड कर सके। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो मतलब यानी कि लोकतांत्रिक का क्या मतलब है कि जो सभी लोगों की भलाई के लिए हो, ठीक है, जिसमें सभी लोगों के बारे में सोचा जा सके। तो ऐसा सिलेबस होना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें हम सभी लोगों के बारे में सोच सके। ऐसा ना हो
कि बच्चा जो है ऐसा करिकुलम पढ़े जिसमें वो सेल्फिश ही हो जाए, ठीक है। तो सेल्फिश जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलबी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, वो सभी के विकास के बारे में सोच सके। क्लियर है सभी को प्रिंसिपल? किसी को कोई प्रिंसिपल में डाउट या समझ ना आया हो तो बता सकते हैं। क्लियर है मैम। नो मैम, ऑल क्लियर। ओके, सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए बाकी। यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर। यस मैम। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए अगर क्लियर है अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या होती है, हिंदी में इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। अब क्या होती है समावेशी शिक्षा? तो ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, जो अगर हम बात करें यहाँ की, तो कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन भी है, ठीक है। हम दो टर्म पढ़ेंगे, अभी तो हम जस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के जो है हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला जो है आगे स्टडी करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड बताया मैंने आपको। एक होती है इंक्लूसिव और एक दूसरी होती है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बताओ कौन सा वाला। एक्सक्लूसिव। हाँ ठीक है, CWS। चलिए चलिए माइक ऑफ कर लो जल्दी से, जल्दी से माइक ऑफ कर लो, ठीक है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, माइक ऑफ करो, नए स्टूडेंट आएगा कोई, माइक ऑफ। सुलेखा देवी, देखो आपको पता होता है कि अगर आपके आपके घर में अगर बच्चे हैं छोटे, ठीक है, तो माइक मत ऑन किया करो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक बच्चा क्लास नहीं लगवा रहा है, बहुत सारे बच्चे क्लास लगवा रहे होते हैं, ठीक है। बाकी मतलब एक तो जो है ना होता है ना डिसिप्लिन टाइप, एक तो वो भंग हो जाता है और दूसरा फिर मेरे माइंड में ना वैसी चीजें घूमने शुरू हो जाती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं घर में, तो आप जो है माइक बिल्कुल ऑन ना करें, ठीक है। थोड़ा फोन जो है दूर रखें उनसे, और दूसरा जो है आप चैट बॉक्स में लिख दें, मेरे तक वो बात पहुंच जाएगी आपकी। चलिए, चलिए तो एजुकेशन सिस्टम जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें बात की गई है कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी नॉर्मल चाइल्ड है, अभी तो फिलहाल हमने नॉर्मल चाइल्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के हम स्पेशल चाइल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो भी आपके स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, CWSN यानी कि चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, विथ स्पेशल नीड, इनके बारे में हम आगे जो है जाकर के पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे आपकी नॉर्मल चाइल्ड हैं और जो भी आपकी स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की गई है कि उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होगी दोनों, चाहे वो आपके नॉर्मल है चाहे स्पेशल नीड्स वाले हैं, उन सभी के लिए एक ही स्कूल होगा, एक ही क्लास होगी, एक ही टीचर पढ़ाएगा उनको, ठीक है, और सेम ही उनके लिए सिलेबस होगा। तो वो होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में बोथ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी कि चाहे स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड है या फिर नॉर्मल नीड्स वाले चाइल्ड है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, इसके बाद है यस आपका कि जो आपका एनसीएफ है उसका आधार क्या है। नेहा ने टर्म लिखी है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, यानी कि रचनावाद। तो जो आपका एनसीएफ है उसका बेस यही है, ठीक है, उसका बेस क्या है, आपका रचनावाद जो है वो उसका
बेस है एनसीएफ 2005 का। यानी कि इसमें क्या बात की गई है, इसमें हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि हम जिन भी चीजों को सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, चीजों को करने के बाद सीखते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं उसके बाद हम चीजों को सीखते हैं। तो ये जो है आपके एनसीएफ का क्या है, आधार है, बेस है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी से रिलेटेड। ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड भी इसमें बात की गई है कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीएफ में बोला गया कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। बड़े लेट आ रहे हैं भैया आज बच्चे, दिक्कत क्या है? 9 बजे क्लास हो रही है, आप 9:30 बजे आ रहे हो। क्या 30 मिनट अब जो पढ़ लिया है वो कौन करवाएगा रिवीजन दोबारा? और मैंने बोल रखा है कि मैं अब दोबारा चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं करवाऊंगी आपको। ठीक है, और मैंने पहले बोल रखा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको 26 प्लस क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो मैं भी करवा रही हूँ। इसीलिए मैंने लास्ट में करवा रही हूँ दोबारा से आपको, ताकि आपको जो है, अगर आपका अपना सब्जेक्ट में कमांड नहीं भी है तो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में 25 तो आ ही जाए, एटलीस्ट कम से कम 25 मार्क्स आ जाने चाहिए आपके। अगर 25 आ जाते हैं तो आप खुद सोच लो आपकी जो है मेरिट कहाँ चली जाएगी। लाइब्रेरी की भी इसमें बात कर रखी है। इन्होंने कहा है कि स्कूल में के अंदर क्या होगी, एक पीरियड जो है, क्लास जो होगी बच्चों की, एक पीरियड जो होगा वो लाइब्रेरी का होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 में बोला गया है। और ये जो पीरियड है वो टाइम उसके लिए 40 मिनट की बात की गई है। 40 मिनट की क्लास जो है वो आपके स्कूल की लाइब्रेरी की होनी चाहिए। वीक में उन्होंने कहा कि एक वीक में जो है एक बार जो है एक क्लास तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सप्ताह के अंदर एक क्लास होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। फिर उन्होंने कहा न्यू बुक्स होनी चाहिए बच्चों के लिए, न्यू बुक से रिलेटेड भी बात कर रखी है। और न्यू बुक्स बच्चों को कम मिलनी चाहिए, जब उन्होंने पहले जो किताब दी गई है बच्चों को वो पढ़ के वापस दे दी हो, तो उसको नई किताब मिलेगी। ठीक है, और यहाँ तक कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो नहीं है, तो उन्होंने बोल रखा है कि अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है कि लाइब्रेरी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो जो टीचर है स्कूल के वो क्या करेंगे, खुद बच्चों को किताबें ला करके प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, खुद किताबें प्रोवाइड करवाएंगे। और एक और बात कर रखी है, जैसे आपको हॉलीडेज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो लाइब्रेरी जो है वो छुट्टियों में भी क्या रहेगी, खुली रहेगी, ओपन रहेगी। क्लियर है सबको कि लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या बात की गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये था हमारा एनसीएफ का कॉन्सेप्ट, जो हमने पूरा का पूरा जो है देख लिया है। इसके बाद कल हम करेंगे आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम जो थ्योरीज बची हुई हैं उन थ्योरीज को करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड है, मोटिवेशन है आपका अभी बचा हुआ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी बचे हुए हैं तो उनको भी करेंगे। उसके बाद असेसमेंट और इवेल्युएशन करेंगे, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इस बार कोशिश करेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी जो है आपका कॉन्सेप्ट वो भी देख लेंगे थोड़ा सा, कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता हो। और उसके बाद हम स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड बात करेंगे कि स्पेशल चाइल्ड में जो है कौन कौन से बच्चे आते हैं, क्या क्या आती हैं चीजें। ठीक है, कौन कौन से एक्ट है उनके लिए, वो सब चीजें जो है अभी हमें करने को है। तो आपका जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है अगर 2-2 क्लासेस होती हैं तो 27 तक जो है वो लगभग आपका सिलेबस खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि अब जो है कुछ ही दिन बचे हैं आपके उसके लिए। लेकिन आपको जो है जो मॉक टेस्ट मिलेगा, हाँ मीनाक्षी अभी इंटेलिजेंस की थ्योरी करनी है, मैंने वही कहा कि कुछ थ्योरीज बची हुई है हमारी। ठीक है, मैंने वही कहा कि कुछ थ्योरीज बची हुई हैं, पेशेंस रखा करो। जो मैं बोल रही हूँ पहले उस बात को पूरी होने दिया करो, क्या पता जो मैं आप पूछने जा रहे हैं वो बात मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके अलावा जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में भी रहते हैं, तो आपने स्ट्रेस में नहीं रहना है, बिल्कुल फ्री माइंडली रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं,
कि जब भी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को देख करके घबराना नहीं होता, बल्कि उसे अच्छे से डील करना होता है उन चीजों को। अगर घबराएंगे तो हटबटाहट होगी आपकी, और आप जो है ठीक आते हुए भी जो है आप जो है गलत करके आएंगे, ठीक है। और इस बार अगर गलत की, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इतने सारे मॉक टेस्ट मिले हैं आप सभी को, इवन अभी जो है फुल मॉक टेस्ट भी आपके ऐप में होंगे। संडे को टेस्ट का टॉपिक नीलम फुल मॉक टेस्ट है आपका, जैसे आपका पेपर होता है उस तरह से है, ठीक है। पूरे दिन में से आप किसी भी टाइम जो है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्लियर है। पूरे दिन में से आप किसी भी टाइम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक बार मैम उसे स्टडी ओपन बेस कर देंगे, सुन लो पहले, जब एक बार जो है यस आप उसे ओपन कर दोगे तो सिर्फ 2.5 घंटे ही वो ओपन रहेगा। उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया है बीच में से, तो मतलब वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले ही बता रही हूँ, पूरा सीरियसली होके एग्जाम की तरह वो आपका होगा, और आपको जो है अपने मार्क्स भी उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। आप बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। मैम स्टडी बेस के ही ऊपर होगा हाँ जी, टेस्ट टेस्ट मैम, जैसे पहले हुआ था उसी पे होगा ना, स्टडी बेस पे। हाँ स्टडी सर्विस ऐप पे ही होगा, ओके। लाइव टेस्ट ही रहेगा आपका वो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स है सभी ने जो है ज्वाइन करना है, और जो भी दिया जा रहा है रिवीजन करिए, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम कंप्लीट सिलेबस रहेगा? उसमें कंप्लीट रहेगा आपका, ठीक है। जितना भी हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले नहीं पढ़ा हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यस उसमें क्या होगा, एक तो आपको अपनी ओके। एक्यूरेसी पता चलेगी, सेकंड आपको पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह से हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्या कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, क्या हम फास्ट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चंस के साथ आप डील करते हैं। और इस बार जो है आपके पास 15 डेज है, तो 15 डेज अच्छे से पढ़ लो। और अगली बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो सभी का जो है इस बार ही निकलना चाहिए। अभी देखिए, मैं सच बताऊं तो अभी 48 स्टूडेंट का मतलब क्या है कि हाफ भी नहीं आए हैं, ठीक है। लगभग 130 या 140 स्टूडेंट जो है वो टेट के एग्जाम में एनरोल है मेरे पास लाइव क्लासेस के लिए। और अभी जस्ट 48 का मतलब है कि 50% भी नहीं आए हैं। अब जो नहीं आए हैं वो उन्हीं की गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अपने फ्यूचर के लिए अगर आप खुद अवेयर नहीं रहते हैं, तो मैं कितना कर सकती हूँ। मैं तो यहाँ से बोल ही सकती हूँ कि आपको पढ़ो। अब आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो आप पे भी मैम depend- टेस्ट वो पीडीएफ प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा। आते मैं कोशिश करूंगी, अगर पीडीएफ उसमें शो हुई मुझे तो, वरना मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी पीडीएफ में, है ना। हाँ जी मैम टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है? टेस्ट कोई पोस्टपोन नहीं होगा स्नेहलता। मैम टाइमिंग क्या रहेगी? मैंने पहले ही क्या बताया, सुबह क्या बोला मैंने, पूरा दिन जो है उसमें आप कभी भी अटेम्प्ट कर पाओगे रात के 10 बजे तक, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार ओपन कर दोगे अटेम्प्ट करने के लिए, तो 2.5 घंटे ही मिलेंगे उसमें, जिस तरह से आपका जो पेपर मैम होगा। सर ने पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी का पढ़ाया हुआ है ना सर ने, तो हम्म, वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें अभी तक काफी सर ने मुझे क्वेश्चंस पीडीएफ दी नहीं है। वो सर शायद व्हाट्सएप हाँ नहीं जी चलाते हैं, तो मैं उनको बोलूंगी कि सेंड कर दें या मेल कर दें। जैसे ही करेंगे तो मैं आप सभी को हाँ कर जी। दूंगी सेंड, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं पिछले हाँ पेपर से ना, बिल्कुल, जब से और सर वैसे ही स्टेट टाइप में ही आएंगे। अभी भी बोल रही हूँ, जी ज्यादा डीपली जो है करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना करवा रहे हैं वो करो अच्छे से। ऐसे मत सोचो कि हाँ ये जी करना है वो करना है, सब चीजें करनी है। जो करवाया जा नहीं रहा है नहीं उसे भी कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अभी मैम ये थोड़ा टाइम है ना, तो उसमें वो जो उन्होंने मटेरियल करा हुआ है ना कलेक्ट, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए इस टाइम के लिए। तो प्लीज हाँ उनसे बिल्कुल, बात करके आप करें। ओके। ठीक मैं है मैम, थैंक यू। बोलूंगी सर को कि वो सेंड करें, और जैसे ही सेंड करेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्योंकि मैं अपने पास रख के तो मेरा तो क्या ही बेनिफिट है, क्योंकि मेरे तो अपने क्लियर है सब चीजें, ठीक है। आप ही के लिए है सब कुछ, और आपका ओके, सबका क्लियर होगा तो मेरा पहले ही क्लियर है, ठीक है। आप सबका तो जो है इंग्लिश का भी क्लियर देख होना मेरे लिए लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वो टेंसेस का भी एक एक बार चेक ले लीजिएगा मैम। हाँ ठीक है, मैं मैंने अभी जो है कॉल 12 बजे के बाद चेक करती हूँ रात को कि टेंस की कौन सी वीडियो नहीं है। अगर जो नहीं हुई मैं दोबारा से करवा दूंगी वो आपको, क्योंकि रिवीजन और टाइप जो है मैम आपको दोबारा से करवा दूंगी।
थैंक मैम यू। जीके का भी मैम जो एक आपने वो ली है क्लास, उसमें जो 5th नंबर वाली पीडीएफ है वो नहीं है, 4th के बाद 6th पीडीएफ है उसमें। पीडीएफ या क्लास? और मैम जीके की जो स्टैट जीके की क्लासेस की आपने वो जो सिलेबस आपने डाली है सारी, तो उसमें मैम जैसे आपने जितने क्लासेस के डाले हैं उसमें जैसे 4th क्लास के बाद 6th क्लास आ रही है सीधे। ओके चलो देखती हूँ, वो भी चेक करती हूँ मैं, ठीक है। ओके चलिए, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। नाइट बच्चे, गुड नाइट।